नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर हिमाचल और गुजरात और कुछ जगह पर उपचुनाव हुए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते हुए पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, उसका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। लोग सोच रहे होंगे कि जो दिल्ली का मॉडल हिमाचल में फेल हो गया, जो दिल्ली का मॉडल गुजरात वासियों ने फेल कर दिया, वो दिल्ली में ही दिल्ली के लोग जो अपनी आंखों से भ्रष्टाचार देख और सुन रहे हैं, जो स्कूल मॉडल की पोल खोल रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी का पानी का वादा झूठा निकला, 40% दिल्ली वासी को टोटी से पानी मिल ही नहीं रहा या तो गंदा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं जबकि वादे किए गए कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। स्कूल मॉडल की बात करें तो दिल्ली वासी कहते हैं कि यहां तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल नहीं है, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बताते हैं कि केवल कुछ मॉडल रूप में स्कूल तैयार किए गए हैं जिनकी फोटो वीडियो दिखाई जाती है, बाकी तो कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें ठीक से बैठने का स्थान भी नहीं है। यानी जहां दिल्ली में खुद दिल्ली वासी शराब मॉडल की बात कर रहे हैं कि साहब गली गली में शराब के ठेके खुल गए, बहुत विरोध हुआ, भ्रष्टाचार हो रहा है जगह जगह, उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन उसी दिल्ली में यह सोचने की बात है कि क्या दिल्ली वाले फ्री रेवड़ी के चक्कर में आ गए, क्योंकि फ्री तो मिल नहीं रहा। दिल्ली वासी कह रहे हैं कि पानी कहा गया फ्री मिल रहा है लेकिन मिल नहीं रहा। झुग्गी वालों को फ्री पहले मिलता था लेकिन वहां गंदा और बदबूदार पानी है, इसलिए वो भी खरीद कर पानी पी रहे हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं, यानी सब चीज झूठी। वाईफाई लगा नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं। तो फिर सवाल यह है कि केजरीवाल जी को दिल्ली में लोगों ने वोट क्यों दे दी? यह एक आश्चर्य की बात है। तो आपको बता दूं कि अब उसकी पोल भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने खोली है और एक गुप्तचर विभाग के व्यक्ति हैं जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उन्होंने भी बाकायदा एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह जो चुनाव है और यह अब ट्रेंड 2024 तक चलेगा। उन्होंने दावा किया है, बाकायदा ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट्स डाले हैं, उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव को देखते हुए जो देश का विपक्ष है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं, उन सब की एक बैठक हुई थी और उस बैठक को करने वाले वो थे शरद पवार, जो कि एनसीपी के लीडर हैं। और उन्होंने सबको बिठाकर एक बात तय करी कि भाई अगर हम अलग अलग पार्टी, अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से और 2024 में मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करें? एक फॉर्मूले का गठन किया गया और यह फॉर्मूला क्या है कि जो भी दल जिस राज्य में अच्छा परफॉर्मेंस करता है वहां उसको खुला छोड़ दो और एक को चुन लो। तो विपक्षी दल बैठते हैं और तय करते हैं कि किस राज्य में किसको बढ़त ज्यादा मिलने जा रही है, वो राज्य उसके लिए छोड़ दो। वहां त्रिकोणीय मुकाबला मत होने दो, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो दो दल खड़े होंगे उनमें वोट बटेगी और बीजेपी जीत जाएगी। तो तय किया गया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को, किसी एक पार्टी को विपक्ष में से यह तय कर दो कि यह भाजपा के सामने लड़ेगी और बाकी लोग मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। यह बात पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर खुला आपने समर्थन कर दिया तो वो तो पब्लिक जान लेगी इस चाल को। तो कुछ पार्टियों को जो संपर्क करते हैं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात करते हैं कि भाई जो आमदनी होती है कुछ वो और चुनाव में दिखाना नहीं चाहते कि साहब हम मैदान में नहीं है, समझौता किया, तो वो लोग इसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर समझौता हो चुका है। और इसी फॉर्मूले के तहत यह तय हुआ कि गुजरात में, क्योंकि केजरीवाल जी ये दावा कर रहे थे और वहां उसका एक रीजन भी है कि कांग्रेस को लग रहा था कि वाकई में कांग्रेस के जो हालात हैं, राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया, मथुरा काशी पर वो अड़े हुए हैं
और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हमेशा विरोध में रहते हैं। ऐसे में उनको पता है कि गुजरात में उनकी हालत खराब है। गुजरात में उनका जो कैंडिडेट था, जब पिछली बार बड़ा तकड़ा मुद्दा था और उन्होंने वहां हार्दिक पटेल को अध्यक्षता सौंपी थी, तब वो बुरी तरह खुद हार गए थे और इसलिए उनको लगा कि इस बार तो मोदी लहर है। तो क्या करें? गुजरात के लिए केजरीवाल एक नई पार्टी है, जैसे कि पंजाब में नई पार्टी थी, तो यहां केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस ने तय किया कि हम किसी भी प्रचार में अपना बड़ा लीडर भेजेंगे नहीं, कोई प्रचार करेंगे नहीं। हां, कोई व्यक्तिगत लोकल लीडर जहां पावरफुल है कांग्रेस का, वहां उसको टिकट दे देंगे। तो वहां केजरीवाल जी अपने कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे या उसको टिकट दे देंगे, प्रचार में वहां नहीं जाएंगे। यानी समझौता हो गया, जहां कांग्रेस खड़ी होगी वहां केजरीवाल के लोग गुजरात में वहां जोर नहीं लगाएंगे, अंदर अंदर बात करेंगे। मैन टू मैन लोगों से मिलते समय बता दिया जाएगा कि यहां कांग्रेस को वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट बांटे नहीं, और बीजेपी को हराना एक लक्ष्य है हम दोनों का। फॉर्मूला तय हो गया। एमसीडी में क्योंकि एक नाराजगी थी लोगों की, पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो एंटी इनकम्पेंसी जिसको कहते हैं वो थी। कुछ टिकट कटने का चांस रहता ही है कि भाई जिनकी शिकायत है उनके टिकट कटेंगे। तो इस बात में यह तय हुआ कि गुजरात के अलावा दिल्ली एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी जाए, क्योंकि भाई यहां ये हैं, सत्ता में हैं, और यहां सत्ता में रहते हुए एंटी इनकम्पेंसी भी है, यहां भी कांग्रेस छोड़ दें। और क्या करें? कांग्रेस को चाहिए था हिमाचल। अब सवाल यह भी उठेगा कि भाई एमसीडी में यदि आप देखेंगे, केजरीवाल जी से ज्यादा दिल्ली वाले कांग्रेस की इंतजार में थे। भाजपा को जो वोट नहीं करना चाह रहा था एमसीडी में, वो ये इंतजार में था कि कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट लाएगी और कांग्रेस प्रचार करेगी भाजपा के सामने, तो कांग्रेस आज दिल्ली एमसीडी में अपना मेयर बना रही होती। वो स्थिति बता रहा हूं। लेकिन फिर इस स्थिति को जानने के बाद भी कांग्रेस ने ये एक राज्य गुजरात, जो कि बड़ा राज्य है, उसके अलावा केजरीवाल जी के लिए एमसीडी क्यों छोड़ दी? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस जिस फॉर्मूले पर काम कर रही थी, उस फॉर्मूले के तहत वो जो है एमसीडी में तो आ ही सकती थी और हिमाचल में भी आ जाती। लेकिन यहां केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली भी छोड़ दिया गया, क्योंकि कांग्रेस को केवल और केवल किसी भी हालत में हिमाचल चाहिए था। और इसलिए यह तय हुआ कि हिमाचल में कांग्रेस प्रचार करेगी, उसके कैंडिडेट अच्छे से लड़ेंगे, वहां पूरी ताकत झोंकी जाएगी। लेकिन वो ना तो दिल्ली की एमसीडी में आएंगे, ना वो गुजरात प्रचार में जाएंगे। और इसलिए आप देखें कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, मीडिया में सवाल उठ रहा था, ये जो है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और गुजरात को बाईपास कर रहे हैं, वहीं से होकर निकलना है, लेकिन वो यात्रा में क्यों नहीं जा रहे? तो एक दिन नामचार को गए इस क्वेश्चन के आंसर पे, ताकि सवाल ना उठे। लेकिन हकीकत यह है, आपने भी देखा, गुजरात में कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया, किसी अपने स्टार कैंपेनर को, प्रचारक को नहीं भेजा, कोई नेता नहीं गया वहां। तो सवाल उठता है, आखिरकार कांग्रेस के लिए छोटा राज्य हिमाचल, वो तो बहुत छोटा है, वो क्यों जरूरी था? भाई गुजरात में भी एंटी इनकम्पेंसी थी, लेकिन शायद गुजरात का उन्हें लग रहा था कि वहां नहीं जीत पाएंगे। उन्हें यह पता था गुजरात में टक्कर तकड़ी है। तो अगर केजरीवाल जी गुजरात में हार भी गए तो वो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में जरूर आ जाएंगे। और रही बात सत्ता की, तो इसमें समझौता हो गया कि हिमाचल कांग्रेस को दे दो और दिल्ली एमसीडी केजरीवाल जी को दे दो। गुजरात में जो आता है आने दीजिए। एक इस बार यह तय हुआ कि आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करेगी, थोड़ा बहुत कांग्रेस के आ जाएंगे, अगली बार देखेंगे। यानी लॉन्चिंग जैसा हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि पहली बात, जो एमसीडी है दिल्ली की, इसका ये केंद्र के अधीन आ गई है और मोटा बजट वो है उसका। तो केजरीवाल जी एमसीडी पे मान गए, कांग्रेस उस हिमाचल के लिए छोटे राज्य पर मान गई। आखिरकार हिमाचल में ऐसा क्या है? तो एक बात तो ये कि वहां जो कल्चर लोगों ने अपनाया हुआ है
कि हर 5 साल में मुख्यमंत्री चेंज, यानी पार्टी चेंज। तो जैसा मोदी जी ने अपने उद्बोधन में हिमाचल में कहा था कि जिम्मेदारी तय ही नहीं हो सकती, कि साहब पिछली बार बीजेपी थी, काम नहीं किया, बदल गए, अब कांग्रेस ही आ गए, और कांग्रेस आ गई तो इनको पता है अगले 5 साल बाद तो आएंगे नहीं, जितना लूटना है लूटो, काम करो या मत करो, 5 साल के लिए रहना है, 6ठे साल में तो रहना नहीं। और इसीलिए हिमाचल का विकास रुका हुआ है। चाहे बीजेपी के ही क्यों ना हो नेता, उन्होंने भी उतनी मेहनत नहीं करी, नहीं तो यह हाल नहीं होता। तो शिकायत थी लोगों की। तो अब ये जो समझौता हुआ, इस समझौते का कारण जो सामने आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर बता रहे हैं। आप सबको जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार कांग्रेस ने एमसीडी दिल्ली और बड़ा राज्य गुजरात, उसको छोड़कर छोटा सा हिमाचल, उस पर क्यों समझौता कर लिया। तो खबरें ये आ रही हैं कि जो राहुल गांधी के जीजा जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी, उन्होंने हिमाचल के अंदर नियमों को ताक पे रखते हुए, कांग्रेस की जब वहां सरकार थी, वहां उन्होंने उस समय सेब के बाग खरीदे और उसके अलावा 250 एकड़ जमीन वो खरीदी, 250 एकड़। और शिमला में प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका एक बंगला बन रहा है, वो भी नियमों को ताक पर रखकर बन रहा है। वो बिना नक्शा पास कराए बन गया, वो कंप्लीट हो गया है लगभग। तो जब बीजेपी की सरकार आ गई तो उसमें यह तय हुआ कि इसकी जांच करेंगे और उसकी जांच चल रही है। लेकिन यहां कश्मीर फाइल का वो डायलॉग याद करिए, सरकार आपकी है तो सिस्टम हमारा है, और इस सिस्टम की वजह से वो जांच अभी चलती रही। इतने में यह तय हो गया कि सजा होती। ईडी पूछताछ के लिए कई मामलों में बुला रही है। सरकार ने शायद यह तय किया कि भाई चुनाव निपट जाने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नहीं तो लोग होता ही है कि चुनाव में रोना रोते हैं और उसका फायदा उठाते हैं कि साहब हमारे ऊपर तो अत्याचार कर रही है भाजपा। और इसलिए वो मौका भाजपा नहीं देना चाहती थी। पेंडिंग किया गया कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम ये कार्रवाई करेंगे और चुनाव में तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तो उनको लग रहा था कि हिमाचल की जनता तो बीजेपी को जिता ही देगी। उन्हें नहीं पता था कि अंदर अंदर समझौता हो चुका है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये जो केस हैं ये ना चलें, क्योंकि अगर बीजेपी इस बार भी कंटिन्यू करती तो निश्चित जानिए कि वो जो बिना नक्शा पास किए प्रियंका गांधी वाड्रा का बंगला है शिमला का, उस पर भी बुलडोजर चलता, और जो सेब के बाग कहे जा रहे हैं 250 एकड़ जमीन, उस पर भी बुलडोजर चलता। हमारे इस आदमी को टिकट नहीं दिया, उसके खिलाफ फर्जी केस कर दिया, वहां सड़क नहीं बनी, ये नेता ने मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे फलाना कह दिया, इस तरह की बातें हैं। हमें सोचना होगा कि हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भविष्य चाहिए। उन लोगों के मंसूबे पूरे होने देने जो इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या आपको वो देश चाहिए जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र। फैसला आपका है। लेकिन इस समझौते पर जो विपक्षी दलों ने किया है, अगर आप समझते हैं कि ये पूरे देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में हिंदुत्व, हिंदुस्तान, सनातन संस्कृति और राष्ट्र भक्तों के विरुद्ध षड्यंत्र क्या चल रहा है, तो इस वीडियो को आप जरूर किसी को शेयर कर देना, जो भी आपकी मित्र मंडली में हो, रिश्तेदार हो। ये भी एक राष्ट्रभक्ति है कि आप लोगों को जगाएं। सोया पड़ा देश है, जगाना जरूरी है। ये केवल जिम्मेदारी मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्हीं के ऊपर नहीं है, आरएसएस के ही ऊपर नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी भी बनती है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि मैंने ये विषय आप तक रखा। देखते हैं आप अपनी जिम्मेदारी कितनी उठाते हैं।